हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 6 के चैप्टर 8 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 9 नए साम्राज्य और राज्य से संबंधित है। पहला प्रश्न है, गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिशेर द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजयों का इतिहास का विवरण मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में कवि ने राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। पहला है, इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त से है। दूसरा है, इस अभिलेख की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा की गई थी। तीसरा है, प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। चौथा है, समुद्रगुप्त गुप्त का महान शासक था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला, तीसरा और चौथा। ये तीनों सही है, दूसरा गलत है। इस अभिलेख की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेर ने की थी, ना कि रवि कीर्ति ने। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिशेर द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें बताती है कि कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। पहला है, इस अभिलेख में आर्यावर्त के 9 राज्यों की हराकर उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। दूसरा है, दक्षिणापथ से 18 शासक आते थे। इन सब शासकों को हराकर समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। तीसरा है, बाह्य इलाकों के शासक कुषाण तथा शक शासक समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की। चौथा है, पड़ोसी देश असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के संघ जो समुद्रगुप्त की आज्ञा का पालन करते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन असत्य है। आर्यावर्त के 9 शासक थे जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। दक्षिणापथ के 12 शासक थे। पड़ोसी देशों में असम, तटीय बंगाल, नेपाल तथा उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाके के शासक संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक के सिक्कों पर
वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। वीणा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के कौन से पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त की मां कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी और पिता चंद्रगुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने शकों पर विजयों के प्रतीक के रूप में शक संवत की स्थापना की। ये कथन गलत है। चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराज के रूप में ही उल्लेख मिलता है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। 58 ईसा पूर्व के प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है, निम्न में से हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाणभट्ट। हर्षवर्धन ने 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने का वर्णन है। चीनी यात्री ह्वेनसांग काफी समय तक हर्ष के दरबार में रहे। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित की रचना किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाणभट्ट ने। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। इन्होंने संस्कृत में हर्ष की जीवनी हर्षचरित लिखी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हर्षवर्धन के संदर्भ में सही कथन पर विचार करें। पहला है, हर्षवर्धन अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के बाद थानेश्वर के राजा बने। दूसरा है, उनके बहनोई गृहवर्मा कन्नौज के शासक थे। तीसरा है, गृहवर्मा की मृत्यु के पश्चात कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। चौथा है, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी के पार दक्कन के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को हराया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। पहला है, पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ है। दूसरा है, चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। तीसरा है, चालुक्य की राजधानी कांचीपुरम थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल तीसरा असत्य है। पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। अगला प्रश्न है, निम्न में ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय से। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया और जहां कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वज खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। अगला प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख प्रशस्ति को रचित डैश किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रवि कीर्ति। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहां कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनकी दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण राज्य के प्रशासन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक व्यक्ति एक ही पद पर कार्य करता था। ये कथन असत्य है। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती थी और इनकी महत्वपूर्ण राजस्व भूमि कर हुआ करती थी। ये सही है। यहाँ की प्रशासनिक पद आनुवंशिक हुआ करता था। ये भी सही है। और यहाँ स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। ये भी सही है। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसा कि कवि हरिशेर अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर भी कार्य करता था, जैसा कि हरिशेर एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारा मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में पल्लव और चालुक्य वंश को किसने अंततः समाप्त कर दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और सी, चोल और राष्ट्रकूट ने। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन कहलाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सभा। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से व्यापारियों के संगठन का नाम क्या था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नगरम। जहां ब्राह्मण नहीं थे वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन थे।
इसका सही आंसर है ऑप्शन है कालिदास। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाई गई हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध पुस्तक अभिज्ञान शकुंतलम में किसकी कहानी मिलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी, दुष्यंत और शकुंतलम की। कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इन नाटकों में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, ग्रामवासी राजा के लिए क्या क्या लेकर आते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, दही, गुड़ और फूल के उपहार। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें। आगे के प्रश्न चैप्टर 10 इमारतें, चित्र और किताबों से संबंधित है। पहला प्रश्न है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ डैश होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टीला। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। पहला है, महरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। दूसरा है, इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ है। तीसरा है, इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। चौथा है, इसमें चंद्र नामक एक शासक का जिक्र है जो संभवतः मौर्य वंश के थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल चौथा कथन असत्य है। इसमें जिस चंद्र नाम के शासक का जिक्र है वो गुप्त वंश के थे। महरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनाने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख में मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। अगला प्रश्न है, महरौली का लौह स्तंभ किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली। महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्तूप के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, स्तूप अलग अलग आकार के होते थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़ा या कभी छोटा। दूसरा है, सभी स्तूपों में एक छोटा सा डिब्बा रखा होता था। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष या उनके द्वारा उपयोग किए गए कीमती पत्थर या सिक्के रखे होते हैं। तीसरा है, स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ को वेदिका कहा जाता है। चौथा है, इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सत्य है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूप के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। प्रायः स्तूपों के चारों ओर
परिक्रमा के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। अगला प्रश्न है, स्तूप के चारों ओर परिक्रमा के लिए बने वृत्ताकार पथ को डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रदक्षिणा पथ। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। अगला प्रश्न है, मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जहां मुख्य देवता की छवि रखी जाती थी डैश के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गर्भगृह। मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, एक सभागार डैश जहां लोग इकट्ठा होते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मंडप। जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यहाँ एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से एकास्म से संदर्भित कौन सा कथन गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ईंट से बनी इमारतों को नीचे से ऊपर के क्रम में जोड़ते हैं। ये गलत है। एक ही विशाल पहाड़ को तराश कर बनाया जाता है। ये सही है। ईंटों से बने मंदिरों से भिन्न होते हैं। ये भी सही है। और मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनते हैं। ये भी सही है। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसीलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों में यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तरह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। ऐहोल का दुर्गा मंदिर लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्र कितने वर्ष पुराने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1500 वर्ष। अजंता के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्र के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों और खनिज से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा के संदर्भ में गलत कथन को चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार मौर्य वंश से संबंधित है। यह कथन गलत है। इनमें अधिकांश विहार बौद्ध भिक्षुओं के लिए है। ये सही है। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने के कारण अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए हैं। ये भी सही है। और इस गुफा का चित्र 1500 साल बाद भी चमकदार है। ये भी सही है। अजंता के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार हैं। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्र के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। अगला प्रश्न है, तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम किसकी रचना है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इलांगो की। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोलवन नाम के व्यापारी की कहानी है। अगला प्रश्न है, निम्न में तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में किसकी कहानी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी, कोवलन और कन्नगी की। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोलवन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। उसने अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहां पांड्य राजा के दरबारी जोहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कन्नगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। अगला प्रश्न है, तमिल महाकाव्य मणि मेखलई किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सतनार की। तमिल महाकाव्य मणि मेखलई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से मणि मेखलई में किसकी कहानी मिलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और सी, कोवलन और माधवी की बेटी की। मणि मेखलई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खोजी गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अगला प्रश्न है, संस्कृत महाकाव्य का नाम बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी, महाभारत और रामायण। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। अगला प्रश्न है, महाकाव्य पुराण और महाभारत को किसने संकलित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, व्यास ने। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भगवत गीता भी है। अगला प्रश्न है, आर्यभट्टियम नामक पुस्तक की रचना किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेघदूत का कालिदास होगा, चरक संहिता का चरक होगा, शिल्पाधिकारम का इलांगो होगा और मणि मेखलई का सतनार होगा। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। उसकी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर चले गए। एक और तमिल महाकाव्य मणि मेखलई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ तथा खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की सबसे उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। मेघदूत कालिदास द्वारा रचित काव्य है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैप्टर 7 से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।